हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट जो आया है Q4 में काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। वहाँ पे प्रॉफिट फॉल हुआ है, और प्रॉफिट फॉल क्यों हुआ उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और साथ साथ में मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए और नेक्स्ट कुछ क्वार्टर के लिए, और उनका क्या प्लान है आगे का 2-3 साल का, सब कुछ उसमें शेयर किया उन्होंने। तो सभी चीज़ में आपको वहाँ पे आपको ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा, और वहाँ पे क्या उन्होंने बोला वो भी मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं इसका आपको रिजल्ट में दिखाता हूँ, रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर बात करते हैं, रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्या आया है Q4 का रिजल्ट। तो यहाँ पे अभी आपको देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो इसका बिजनेस मॉडल देखिए कि यहाँ पे आपका लोन बुक जो है 2 लाख करोड़ का यहाँ पे पहुँच चुका है। 2 लाख करोड़ का मतलब कि यहाँ पे आपको पूरे इंडस्ट्री का 1% से भी कम का ये साइज़ है। 1% आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि पूरे इंडस्ट्री का 1% का मतलब कि आपका मार्केट शेयर है एक तरह से। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में यहाँ पे है। और जो इनका डाइवर्सिफाइड जो लोन आपके सामने दिख रहा है, कितना हर सेक्टर में आपको हर सेक्टर में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड कर रखा है इन्होंने अपने लोन बुक को। और जिसमें से कि ये मेनली जो है 28-9% जो है वहाँ पे मॉर्टगेज लोन है। वहाँ पे जो भी है सिक्योर्ड लोन एक तरह से कहिए आप, है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन और बिजनेस बैंकिंग, ये सब चीज़ का है। और बाकी का जो है वहाँ पे थोड़ा अलग अलग तरह का लोन है, कार लोन है, टू व्हीलर लोन है, गोल्ड लोन है, हर तरीके का आपका ये लोन में अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। काफ़ी अच्छे से अपना पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, जो कि इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किसी और बैंकिंग में आपको शायद ही मिलेगा। और बहुत ही अच्छे से रिस्क ये मैनेज कर रहे हैं। तो आगे के चलते हैं, यहाँ पे आपको Q4 के ऊपर लेके चलते हैं। तो Q4 में इन्होंने क्या किया कि इनका जो लोन बुक का जो ग्रोथ था ये 25% ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिला। बहुत ही सही था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जो कि यहाँ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ठीक ठाक उसी पेस पे वो ग्रो कर रही है। लोन एडवांसेस जो 2 लाख करोड़ का था 25% ईयर ऑन ईयर। और वहाँ पे कस्टमर का डिपॉजिट जो था, लोन तो दे दिया और कस्टमर का डिपॉजिट काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो किया है। 41% के पेस से ग्रो किया कस्टमर का डिपॉजिट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोर्शन इनका रिटेल डिपॉजिट से आ रहा है। बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिपॉजिट सही है, लोन ग्रोथ सही है। और ऑपरेटिंग इनकम जो है, कोर ऑपरेटिंग इनकम जो इनका आ रहा है 32% ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हुआ है FY24 में। तो बहुत ही ये सही चीज़ था। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 32% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, तो 32% का ग्रोथ है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 31% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। जो प्रॉफिट था कोर, वहाँ पे प्रोविजनिंग नहीं किया गया है, उसमें जो प्रोविजनिंग से पहले का जो प्रॉफिट था उसमें आपको 31% का आपको वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट मैंने बोला आपको 78% जो है कस्टमर का डिपॉजिट जो आ रहा है रिटेल के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्ट है, क्योंकि यहाँ रिटेल का अगर आपको लोकल कंज्यूमर का, डोमेस्टिक कंज्यूमर का अगर आप भरोसा जीत रहे हो, अपने ब्रांड को इस तरीके से बिल्ड कर रहे हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही सस्टेन कर सकते हो और अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो कासा रेशियो भी इंडस्ट्री में एट पार एकदम मेंटेन रखा है इन्होंने। काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में इनका कासा रेशियो अभी मेंटेन है, जो कि कासा रेशियो के लिए अभी लोग फाइट कर रहे हैं, लोग डिपॉजिट के लिए फाइट कर रहे हैं। इनका डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है इंडस्ट्री के कंपेयर में। और यहाँ पे कासा रेशियो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन रखा है, जो कि 47% के आसपास इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा है। हालांकि लास्ट ईयर 49% के आसपास था, बट इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम था इंडस्ट्री में ही, तो इसलिए 47% रखा हुआ है यहाँ पे कासा रेशियो। बट यहाँ पे और पीयर से कंपेयर करेंगे, बड़े बड़े बैंक से भी आप करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और एसेट क्वालिटी की जहाँ तक की बात है, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक इन्होंने जिस तरह से गाइडेंस दिया था उसी हिसाब से इनका है। 1.88% का GNPA था, और नेट NPA जो है 0.6% के आसपास था। और अगर आपको होलसेल बैंक का जो लोन था उसको अगर आप जो प्रीवियस का जो कुछ इनका जो लेगेसी चल रहा है वो सब हटा दें, सिर्फ रिटेल, रूरल और SME का जो नया पोर्टफोलियो इनका चल रहा है पिछले 5 ईयर से, उसमें अगर देखें तो काफ़ी कम NPA है, और 0.44% का नेट NPA यहाँ पे है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एसेट क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा सा देखने को मिला गिरते हुए, और वहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट इसलिए गिरा क्योंकि वहाँ पे जो इस क्वार्टर का जो रिटर्न ऑन एसेट था वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा फॉल हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ओवरऑल 1.1% का रिटर्न ऑन एसेट रहा, लास्ट ईयर कंपेयर में थोड़ा कम हुआ। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% के आसपास था, जो कि अभी इनको काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, वो भी लास्ट ईयर से कम था। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी भी ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है इन्होंने।
टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 21% का जंप आया है, और इन कंपेयर टू आपका लोन बुक के कंपेयर में कम आया है। लोन एडवांसेस आपका ग्रो हो रहा है 25% से, और अगर प्रॉफिट उस पेस से ग्रो नहीं कर रहा, उससे कम पेस से ग्रो कर रहा है, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं बीच में आप प्रोविजनिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, और वहाँ पे प्रोविजनिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा जा रहा है। तो ये एक चीज़ आपको दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर बैंक अच्छा से अगर एसेट मेंटेन करती है, एसेट क्वालिटी अच्छा करती है, और वहाँ पे अच्छा ग्रोथ करती है लोन्स एडवांसेस में, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। ये एक बहुत ही बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। और वहाँ पे आपको 21% से ईयर ऑन ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको देखने को मिला, आपको इंक्रीज करते हुए। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्वार्टरली इनकम में क्या प्रॉब्लम आया है। क्वार्टरली इनकम में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखने को मिलेगा। नेट इंटरेस्ट आपको 24% से ग्रोथ किया, जो कि आपका लगभग आपका लोन ग्रोथ के पेस में है, मेंटेन है। आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वहाँ पे 22% से आपका गेन हुआ है Q4 में। ये सिर्फ क्वार्टरली में बता रहा हूँ, सिर्फ ये Q4 का आया है। Q4 में ट्रेडिंग गेन क्योंकि बहुत ही कम हुआ था कंपेयर टू Q4 ऑफ द लास्ट ईयर, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ। 22% का ग्रोथ है ऑपरेटिंग इनकम में। वहाँ पे भी उतना ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं था, क्योंकि ये जो मेन जो पोर्शन था ट्रेडिंग गेन का, यहाँ से गायब हो गया आपका Q4 में। और दूसरा एक चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम जो था यहाँ पे एक्सक्लूडिंग अगर ट्रेडिंग गेन का देखा जाए तो 27% है। तो इस चीज़ को अगर ट्रेडिंग गेन को अगर बिजनेस से हटा दिया जाए और ट्रेडिंग गेन के अलावा देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इनका हुआ है। और वहाँ पे अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ प्रोविज़न में, इसलिए कहाँ पे में इस जो Q4 का जो रिजल्ट आया उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी जो है गिरते हुए देखने को मिला। ओवरऑल प्रॉफिट 10% से डिक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर। तो वहाँ पे एक चीज़ ये प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इनका जो प्रोविजनिंग था लास्ट क्वार्टर का जो था Q4 FY23 में 482 करोड़ था, और लास्ट क्वार्टर जो था इस सेम फाइनेंशियल ईयर का उससे भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर 50% से इंक्रीमेंट हुआ। 722 करोड़ रुपए का इनको प्रोविजनिंग करना पड़ा। शायद इनको आगे आने वाले टाइम में उस एसेट से उनको रिकवरी नहीं दिख रहा होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग किया है। तो ये एक चीज़ था मेनली रूप से। अगर इसको ट्रेडिंग गेन के यहाँ पे जो बताया इन्होंने कि अगर ट्रेडिंग गेन को अगर हटा दिया जाए तो नेट प्रॉफिट जो है Q4 का 9% ईयर ऑन ईयर आपका ग्रो किया है। बट आपको ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ेगा, अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे ही सब कुछ देखना होता है तो मेनली रूप से ये दो ही कारण था। मेनली रूप से इनका प्रोविजनिंग इनका बढ़ा है और ट्रेडिंग गेन इनका कम हुआ है। तो ट्रेडिंग गेन को हमेशा से आपको वैसे भी आपको कांस्टेंट आपको नहीं मान कर चलना होगा, क्योंकि ये बिज़नेस का पार्ट नहीं है। कोर बिजनेस का जो पार्ट था उससे क्या इनकम हो रहा है उसको देखना होता है। कोर बिजनेस का पार्ट यहाँ पे है जो ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है ट्रेडिंग गेन को छोड़ करके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे एक तरह से बिजनेस अच्छा चल रहा है, इससे ये पता चलता है। दूसरा एक प्रॉब्लम बस यही है कि प्रोविजनिंग इनका यहाँ पे बढ़ा, तो आगे वाले क्वार्टर, आने वाले जो क्वार्टर हैं Q1 Q2, वहाँ पे काफ़ी केयरफुली देखना होगा, ट्रैक करना होगा कि आगे आने वाले टाइम में इनका एसेट क्वालिटी पे क्या असर हो रहा है, और क्या वहाँ पे NPA बढ़ रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल होना होगा आने वाले क्वार्टर के लिए। तो यही एक प्रॉब्लम था क्वार्टर का रिजल्ट में। ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबिलिटी 21% से देखने को मिला बढ़ते हुए FY24 में, ये तो मैंने आपको बताया ही। और मेनली रूप से इनका प्रोविज़न जो है 43% से इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में। थोड़ा सा यही प्रॉब्लम रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के कारण। ये थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि ये लेगेसी बुक को जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुक था उसको वो थोड़ा सा होल्ड कर रहे थे, उसको जो है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और उसी के कारण आपको प्रोविजनिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला भी है कि आने वाले टाइम में आपको वो सभी चीज़ ख़त्म होते हुए दिखेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए आपको दिखेगा बैंक में आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। आपको ट्रैक करना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका बिजनेस किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस जा रहा है एसेट क्वालिटी में मेनली रूप से। तो कुछ और भी इनका पॉइंट्स था। क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंडिचर था आपको ईयर ऑन ईयर 58% से ग्रोथ करते हुए देखने को मिला, और डिपॉजिट मिक्स मैंने बताया रिटेल से 78% आ रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है, 99.6% का कलेक्शन एफिशिएंसी है। और SMA1 SMA2 मतलब कि NPA होने से जस्ट पहले का जो अकाउंट है काफ़ी अच्छा इनका है। 0.85% मात्र जो है वो ऐसा अकाउंट है जो कि ऐसे 90 डेज से पहले का जो है 61 डेज से 90 डेज़ के बीच का जो पीरियड होता है जहाँ पे EMI वहाँ पे नहीं आया, मात्र 0.85% है, जो कि काफ़ी
अच्छा एक तरह से आपको इंडस्ट्री के कंपेयर में माना जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है ओवरऑल पीएस के कंपेयर में 6.36% कंटिन्यू ये इम्प्रूव हो रहा है। ये लास्ट ईयर के कंपेयर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ देखने को मिला है, जबकि कॉस्ट ऑफ फंड भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी फास्ट कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज अभी देखें कि ये 944 इनका हो गया है और इनका आने वाले 5 साल में इनका 1800 के आसपास ब्रांच करने का एस्टिमेट है। और अभी का बुक वैल्यू पर शेयर 45.59 पैसे का वहाँ पे चल रहा है। तो 45 रुपीज़ का एक तरह से 45.5 रुपये का आपका बुक वैल्यू चल रहा है। तो लगभग 2 टाइम्स के थोड़ा सा कम इनका अभी मार्केट में प्राइस ट्रेड हो रहा है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा 72.9% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जैसे जैसे ये ब्रांच ओपनिंग हो रहा है इसके वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी है ज़्यादा, और आने वाले टाइम में ये जिनका एक्सपेंसन फेज में है इसलिए इनका ज़्यादा है। आने वाले टाइम में जब एक्सपेंसन फेज जब स्लो होगा तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो मैनेजमेंट ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर। तो ये चीज़ को आपको ट्रैक करना होगा। आईडीएफसी को मेनली अगर ट्रैक करना है तो आपको रिटर्न ऑन एसेट ट्रैक करना है, क्या इनका रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव हो रहा है या नहीं, 1.5 से ऊपर जा रहा है या नहीं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ ट्रैक करना होगा। तीसरा पैरामीटर रिटर्न ऑन इक्विटी इनका इंक्रीज हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी ये रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से 11% के आसपास है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी 15 प्लस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये 3 चीज़ आपको ट्रैक करना है। तो मतलब कि अगर आईडीएफसी अगर इसमें सही हो रहा है मतलब कि आईडीएफसी कंपनी ओवरऑल आपको अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको देखना होगा। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्शन है जो काफ़ी अच्छा ग्रो किया लास्ट 5 ईयर में। इससे भी ये पता चलता है कि इनका प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है मार्केट में, और 10x ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 ईयर में। तो बहुत ही रैपिड पेस में इनका ग्रोथ हुआ है। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस काफ़ी अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट इन्होंने ग्रो किया है इसके अंदर। और यहाँ पे इससे प्रोडक्ट क्वालिटी का पता चलता है कि इनका कितना अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी है। और यहाँ पे एक इन्होंने ये पैरामीटर फॉलो करते हैं लोन, किसी भी चीज़ को लोन देने से पहले कैश फ्लो असेसमेंट इनका करते हैं। किसी भी व्यक्ति का बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी फाइलिंग, उसका ब्यूरो डेटा सब कुछ ट्रैक करते हैं, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। सब कुछ ट्रैक करने के बाद उसमें क्या कैपेबिलिटी है, डेबिट इंस्ट्रक्शन टू बैंक वहाँ पे फिर देते हैं। उसी हिसाब से वो फिर ईएमआई रीपेमेंट वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और इसके हिसाब से वो ट्रैक करते हैं, उसी हिसाब से वो लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इनका एसेट क्वालिटी जो है इतना हाई बना हुआ है। इसीलिए इतना हाई बना हुआ है कि 2% से नीचे का ग्रॉस एनपीए रख पा रहे हैं और 1% से नीचे का ये नेट एनपीए रख पा रहे हैं। ये एक फार्मूला इनके पास है जो कि काफ़ी टाइम से ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं लास्ट 12 ईयर से। लास्ट में आप देखें कोर प्रॉफिट जो मैंने बताया, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही इसको मेनली रूप से आपको ट्रैक करना होगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आपको मेनली रूप से आपको ट्रैक करना होगा। क्योंकि प्रोविजनिंग तो अभी मेनली रूप से जो लेगेसी जो लोन है उसके कारण से चलता आ रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया। 5 ईयर CAGR इनका 40% रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहा है इनका। और इनका जो बैंकिंग का जो फीस वगैरह जो आता है, जो इनकम का सोर्स है, ये इन्होंने देखिए कितना अच्छा डाइवर्सिफाइड कर रखा है, जिसमें से कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था वो 17% के आसपास इस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका इनकम पार्ट में। तो बहुत ही अच्छा इनका ये ग्रोथ हो सकता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका स्कोप भी है यहाँ पे। तो और बाकी जो कुछ आ रहा है, बाकी अलग चीज़ों से आ रहा है आपके सामने है, क्रेडिट कार्ड बिल और ट्रेड फॉरेक्स और जनरल बैंकिंग फीस से आ रहा है। कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि अभी जो बैंक जो है अभी 1 इंजन के ऊपर फ्लाई कर रहा है। मतलब ये है कि न्यू कस्टमर डिपॉजिट सिर्फ अभी आ रहा है, नए नए कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, उसका डिपॉजिट आ रहा है पिछले 5 साल से। जो अब जो है यहाँ पे क्या होगा आगे चल करके कि यहाँ पे 2 इंजन के साथ बैंक फ्लाई करेगी, बैंक आगे मूव करेगी। उसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वहाँ पे अभी जो अभी तक आया है उनका डिपॉजिट तो आएगा ही आएगा, और न्यू ब्रांच के में जो एक्सपेंसन होगा और पुराने ब्रांच में भी जो नए कस्टमर आएंगे तो इन सभी का भी फ्लो आएगा। तो ये डबल इंजन का ग्रोथ होगा, जो कि अभी बड़े बड़े बैंकों में ऑलरेडी वहाँ पे 2 इंजन के साथ चल रहा है, तब उतना कम पेस का ग्रोथ है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका ग्रोथ अभी सस्टेनेबल रहने वाला है। आने वाले टाइम में डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा होने वाला है, और यहाँ पे लोन बुक भी का जो ग्रोथ इनका जो गाइडेंस है वो भी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक मेन पॉइंट है, आपको देखना होगा इस चीज़ को।
वेरी हाई फोकस ऑन टेक्नोलॉजी साइड, काफ़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी ऐप बना करके रखा है इन्होंने। और नंबर 1 अवार्ड भी मिला है इस करंट ईयर में इनके ऐप को, IDFC ऐप को। तो काफ़ी एक अच्छा ऐप इन्होंने बनाया है। इनका कहना भी था कॉन कॉल में कि ये इसलिए इतना टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इनको ब्रांच का एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं करने को मिले और वहाँ पे ऑनलाइन ये कैप्चर कर पाए मार्केट शेयर यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा विजन दिख रहा है मैनेजमेंट का। और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जो है इन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये Q3 Q4 तक। FY25 का जो Q4 है ये लास्ट ईयर तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल आपको देखने को मिल सकता है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। तो इनका ये गाइडेंस था क्रेडिट कार्ड के ऊपर। लोन ग्रोथ का गाइडेंस 22 से 23% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने FY25 के लिए। और रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस 1.4 से 1.5% का गाइडेंस दिया। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये अचीव कर लेंगे ये टारगेट को, रिटर्न ऑन एसेट। और हालांकि इससे ज़्यादा का इन्होंने अपना टारगेट रखा है 5 ईयर के लिए, बट रिटर्न ऑन एसेट 2 से 3 साल के अंदर इन्होंने बोला कि 1.4 to 1.5 ये अचीव कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड कुछ जो क्रेडिट कॉस्ट है थोड़ा सा अप जा सकता है Q1 Q2 में, और लेकिन उसमें शार्प डाउन देखने को मिलेगा Q3 Q4 में, क्योंकि Q1 Q2 में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा ऑपेक्स को लेकर के। थोड़ा सा कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा जैसा कि कॉन कॉल में इन्होंने बताया, बट वो शार्प डाउन देखने को मिलेगा Q3 को Q4 में। ओवरऑल आपको क्रेडिट कॉस्ट आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY25 में। तो जैसा कि मैनेजमेंट ने 5 ईयर प्लान भी बनाया था, लास्ट में 5 ईयर प्लान शेयर किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2029 तक इनका टारगेट है 1800 ब्रांचेस का। और यहाँ पे आपको लोन एडवांसेस का 5 लाख करोड़ का ये बुक बनाना चाह रहे हैं, जो कि अभी 2 लाख करोड़ के आसपास का है। और काफ़ी अच्छा 2.5 टाइम्स का इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। और GNPA जो है ग्रॉस NPA 1.5%, नेट NPA 0.4% का ये मेंटेन करना चाह रहे हैं। और सबसे मेन मैट्रिक जो मैंने बताया था ROA ROE जो है रिटर्न ऑन एसेट 2% के आसपास ये अचीव करने का टारगेट इन्होंने रखा है। और गाइडेंस में बताया भी है कि सब पॉसिबल है ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू, और ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा आपको FY26 से। FY26 तक थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब कि FY26 जैसे ही स्टार्ट होगा मतलब कि FY25 के बाद आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में। तो यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का टारगेट 17 to 18% है, और काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको इस कंपनी में मिल सकता है। और काफ़ी अच्छा इनका मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। इनका B वैद्यनाथन का जो है द्वारा ये चलाया जा रहा है कंपनी, तो बहुत ही अच्छा है इनका मैनेजमेंट है। और जैसा कि मैं इसको ट्रैक करता हूँ काफ़ी सालों से, 2-3 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा परफॉर्म किया है। तो कुछ एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम उनको दे रहा है, लेगेसी का जो लोन था उनका ये प्रॉब्लम चल रहा है। चार्ट में आपको देख सकते हैं कि चार्ट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 71 का एक तगड़ा सपोर्ट है। अभी हाल फिलहाल में गिरावट भी देखने को मिला है, वो तो टेक्निकली चलता रहेगा, बट ये मुझे को वैसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है। बट वो अगर आपको फॉल मिलता है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एनालिसिस खुद कर करके एक बार आपको देखना चाहिए इसमें क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चार्ट में ऐसा सपोर्ट आपको 71 का है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके पास। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा